स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस हम लोग जो पढ़ रहे हैं 2025 एनुअल एग्ज़ाम का जो PYQ पढ़ रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से आग्रह है कि सबसे पहले आप जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वे लोग भी जो है अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब इसको स्टार्ट करेंगे, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग लगभग ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये 24 जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 24 है उसमें 8 फिजिक्स से है, 8 केमिस्ट्री से और 8 बायोलॉजी से है। तो इसमें 8 हम लोग फिजिक्स वाला पढ़ लिए हैं, और उसके बाद 8 केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर 8 बायोलॉजी का पढ़ेंगे। और 6 जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 2 फिजिक्स से है, 2 केमिस्ट्री से और 2 बायोलॉजी से है। तो इसमें से क्या करेंगे कि ये जो 2-2 दिया है ना, तो ये 2-2 में हम लोग पढ़े हैं, तो फिजिक्स वाला समाप्त हो गया, केमिस्ट्री वाला 2 पढ़ेंगे और फिर 2 बायोलॉजी वाला पढ़ेंगे। तो इसमें चलिए इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये करें कि कुछ हमारे जो बहुत ही गंभीर रूप से इसको देखने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एडवाइस था कि इसको PPT वगैरह आज के समय में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर प्रचलन है, तो उसके माध्यम से पढ़ाने के लिए एडवाइस दिया गया था। तो चलिए आप से थोड़ा सा ये हमारा रिक्वेस्ट है कि ये इस पर क्या है कि हमने PPT वगैरह बहुत सारा देखे हैं, जहाँ पर गूगल से है या फिर आपका AI करके बहुत सारा ऐप आ गया है। तो उसमें हमने जो कंटेंट्स का स्थिति देखा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा धोखा हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहा है कि जो कंटेंट्स पूरी तरह से हम फ्रेश नहीं है उसको भी आपको यहाँ ला करके आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो उसको हमने वॉच किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, हम इसको लिख कर पढ़ाते हैं, और हमारा देर से ही आप इसको समझिए, थोड़ा देर ही लगे, टाइम ही लगे, लेकिन हमारा सोचना है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स इच्छा रखते हैं इसको पढ़ना, वो दुरुस्त रूप से पढ़े, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसमें हमने बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं देखा है, क्योंकि कंटेंट्स में बहुत सारे मिस्टेक्स है, उससे अपना जो ज्ञान है उसमें भी कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे कि आज हम लोग केमिस्ट्री का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, और ये देखते हैं हम लोग कहाँ तक जहाँ पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और टाइम लगे तो थोड़ा उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका हम टोटल सब्जेक्ट जब एग्ज़ाम का जो टारगेट है, जो भी समय सीमा है, उसके समय तक हम आपका ऑल सब्जेक्ट का 5-5 ईयर का कंप्लीट कर देंगे। अभी थोड़ा आप टाइम लगता है तो कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होता है। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना है तो गाइड वगैरह में भी आप पढ़ लीजिएगा। तो टाइम पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि आगे भी तो आपको पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं ना कि 10th तक पढ़ के और एग्ज़ाम दे के पास करके आपको छोड़ देना है। तो ये लॉन्ग हो गया, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद चलिए इसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। इसमें देखिए, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघुत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, लेकिन हम 8 पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 दूना 8 नंबर का आपका होगा। 8 दिया अगर सोचा जाए तो 8 नंबर आपका फिजिक्स से, 8 नंबर केमिस्ट्री से, और 8 नंबर आपको बायोलॉजी से। 8 दिया 24 नंबर आपका इधर लघुत्तरीय से हो जा रहा है। तो 24 इससे हो गया, और 80 में वहाँ पर 40 का जवाब देना है, तो 40 और 24 64 हो गया। और उसके बाद बाकी जो बच गया आपका, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन से है, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल है 20 नंबर का। तो इस तरह से 100 नंबर का आपका साइंस पेपर हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, आपका क्वेश्चन नंबर 11। उदाहरण सहित
किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। डिस्क्राइब ए प्रीसिपिटेशन रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल। अब ये जो अवक्षेपण अभिक्रिया है इसको क्या करना है कि एक उदाहरण दे करके और तब इसे स्पष्ट करना है। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इसको हम लोग पहले इसको स्क्रीन थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोग तो देख ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको स्पेस मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया आप लिख करके और आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि सब एक खंड है कि इसको पहले इसका वर्णन करना है एग्जाम्पल दे करके। और ये आपका आंसर कितना नंबर है, तो ऊपर आप कॉपी पर लिख दीजिएगा आंसर कितना 11, और इस तरह से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, कॉपी के बीच में लिखिएगा। ये लिखने का अपना एक तरीका हो गया। तो जिस अभिक्रिया में दो घुलनशील विलयनों को जिस अभिक्रिया में दो घुलनशील विलयनों को, घुलनशील का अर्थ हो गया कि हमारा जो विलयन होता है, एक विलयन हमारा घुलनशील होता है और एक अघुलनशील होता है। यानी विलयन जो होता है उसमें विलयन कोई भी जो बनता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो अवयव होते हैं। एक अवयव को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं विलायक और एक को कहते हैं विलेय। तो विलायक उसको कहते हैं जिसमें क्या करना है, किसी विलेय को घोलना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो ये क्या हो गया, ये आपको विलेय हो गया। और अगर इसको पानी में हमको घोलना है, H2O पानी में अगर इसको घोलना है तो ये क्या हो गया, ये विलायक हो गया। तो विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो आप पानी में जब नमक को डालिएगा तो वह उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इसका जो विलयन होगा वह घुलनशील विलयन होगा। और उसी में कुछ ऐसे पदार्थ को डाल दीजिए जो नहीं घुले तो हम उसको कहेंगे कि ये अघुलनशील है। और अघुलनशील होगा तो उसका अवक्षेप बनेगा, और अवक्षेप बनेगा तो उस बर्तन के पेंदी में जाकर के जमा हो जाएगा। तो इस तरह से जिस अभिक्रिया में दो घुलनशील विलयनों को मिलाने पर कोई विलयनों को मिलाने पर कोई अघुलनशील पदार्थ इसको हम ब्रैकेट में अवक्षेप भी लिख सकते हैं। अवक्षेप चूंकि नहीं घुलेगा तो क्या होगा, वो बर्तन के पेंदी में जा कर के जमा हो जाएगा छन करके। तो उसी जो छन के पेंदी में जमा होगा वो ठोस होगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को अवक्षेप कहेंगे। तो ये बनता है, कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, जिस अभिक्रिया में दो घुलनशील विलयनों को मिलाने पर कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया को हमने परिभाषित कर दिया, लेकिन ये कहता है कि उदाहरण सहित इसको परिभाषित करना है। तो यहाँ पर आप एक उदाहरण लिख दे सकते हैं और उदाहरण लिख के फिर अंडरलाइन कर दीजिए। और
उदाहरण में आप ले सकते हैं दो घुलनशील विलयन को। तो यहाँ एक हम बेरियम क्लोराइड और एक सोडियम सल्फेट को हम ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि बेरियम क्लोराइड इसका अणुसूत्र होगा BaCl2 और सोडियम सल्फेट ये दोनों घुलनशील विलयन है। दूसरा होगा सोडियम सल्फेट, इसका अणुसूत्र होगा Na2SO4। तो दो घुलनशील विलयन हम लिए और इसको मिलाएंगे तभी तो अघुलनशील पदार्थ हमें प्राप्त होगा। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाने पर के विलयन को मिलाने पर और डैश दे दीजिए और मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए, तो BaCl2 ये जो है जल में घुलनशील है, यानी एक विलयन है, घुलनशील विलयन है BaCl2। तो इसके लिए हम AQ लिख देंगे शॉर्ट में। AQ क्या होता है, एक्वियस यानी कहने का मतलब है कि जलीय घोल, इसको हम कह सकते हैं द्रवीभूत। तो ये एक्वियस है, ये A लिखा हुआ और ये Q लिखा हुआ है। तो BaCl2 के सामने हम ब्रैकेट में एक्वियस लिख देंगे। इसका मतलब है कि ये घुलनशील है, ये द्रवीभूत है। और उसके बाद दूसरा एक घुलनशील हम ले रहे हैं Na2SO4, ये भी एक्वियस है, ये भी एक्वियस है, एरोवेट। अब दोनों को हमने मिला दिया। तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा कि इसमें आपको बन जाएगा BaSO4, इसमें क्लोरीन बाहर हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा BaSO4। और BaSO4 जो हमें बनेगा ये क्या होगा, ये सॉलिड होगा। और आपको उसके बाद आपको सोडियम क्लोराइड भी आपको प्राप्त होगा, 2NaCl आप लिख सकते हैं, 2NaCl। तो ये आपका ये ठोस जो प्राप्त हो रहा है बेरियम सल्फेट, तो इसको हम लिख देंगे कि यहाँ बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप है जो जल में अघुलनशील होता है। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि यहाँ बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप है जो जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील, इसके आगे यहाँ लिख लीजिए, अघुलनशील होता है। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करे, तो इसका एक कंप्लीट आंसर है ये कि जिस अभिक्रिया में दो घुलनशील विलयनों को मिलाने पर कोई अघुलनशील पदार्थ, उसी को अवक्षेप कहेंगे, बनता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में हमने देखा कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसका अणुसूत्र है और सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये इसका अणुसूत्र है कि विलयन को मिलाने पर ये दोनों घुलनशील विलयन है। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, इसको एक्वियस, चूँकि ये घुलनशील है, एक घोल के रूप में है, एक विलयन है। तो विलयन को हम जब भी आपको व्यक्त करेंगे तो AQ से एक्वियस सॉल्यूशन उसको मानेंगे। और यहाँ पर सोडियम सल्फेट भी एक्वियस है। तो दोनों को जब हम मिला दिए तो हमें बेरियम सल्फेट का ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, और उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी बनता है। तो यहाँ बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप है
जो जल में अघुलनशील होता है। तो इस तरह से हम यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। आप ठीक से इसको देखिए और इसी को नोट्स बनाइए। कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर आपके बुक में या कहीं पर भी दिया हुआ है, उससे द बेस्ट है और ये कंप्लीट मार्क्स आपको देगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम आपको हर कॉन्सेप्ट को पूरा समझाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। ये आप लोग बैक में है, बैक में चूँकि आप देखिएगा यूट्यूब पर तो ये बैक में रहेगा ही। इस तरह का हमने इसको अरेंजमेंट किया है। अब आगे देखिए इसको। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन को देखिए। ये वाला हो गया क्लियर, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? Why is the use of iodized salt recommended? आपको रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करें। और यहाँ तक कि जो सरकारी प्रचार वगैरह होता है वो भी टेलीविज़न वगैरह पर आपको उसमें प्रचार के माध्यम से भी सरकार जो है या स्वास्थ्य विभाग आपको अलर्ट करता है कि आप जो मार्केट से अपने खाने के लिए जो नमक खरीदे वो आयोडाइज्ड रहना चाहिए, यानी आयोडीन युक्त नमक रहना चाहिए। अब क्यों रहना चाहिए, इसकी सलाह क्यों दी जाती है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से आप समझिएगा और इसको हम लोग लिखेंगे। फिर स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं, आप क्वेश्चन को यहाँ से आप फिर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको आप लिख ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लोग इस स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। 12 नंबर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? Why is the use of iodized salt recommended? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। कितना नंबर है? 12 नंबर। तो यहाँ आप लिख दीजिए आंसर 12 और इसमें हम लोग लिखेंगे कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। दी जाती है क्योंकि आयोडीन शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है जो क्या करता है? आवश्यक तत्व है तो ये क्या करता है? जो आपको थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में
मदद करता है। उसके बाद एक गले की बीमारी होती है जिसे कहा जाता है घेघा रोग, भी हम लोग उसको बोलते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं घेघा रोग। इसी को घेघा रोग को ग्वाइटर भी कहा जाता है। घेघा जिसमें गर्दन में बड़ा सा घेघ टाइप का लटक जाता है, उसी को ग्वाइटर भी कहा जाता है, और ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो यदि आप अपने नमक में आयोडीन वाला युक्त नमक लेते हैं तो ये क्या होता है, घेघा रोग, जो घेघा रोग से बचाव करती है। और क्या करती है ये आपको आयोडीन, उपापचयी क्रियाओं में सहायता करती है तथा बच्चों के मानसिक विकास और तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका के निर्माण में मदद करता है। बस हो गया। ये आपका एक जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको बिल्कुल ये परफेक्ट टाइप का ये आपका आंसर है। आप इसको गौर से देख लीजिए कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? जो थायराइड ग्रंथि, हमारे गला जो आप देख रहे हैं, गले में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसको अगर आयोडीन मिल जाए तो ये क्या करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर ये निर्माण करेगा तो फिर थायराइड, आप जानते हैं कि थायराइड एक बीमारी होती है। थायराइड एक बीमारी होती है और इसमें दो प्रकार के होते हैं। अगर दुबला हो रहा है तो इतना ज़्यादा आपको दुबला पतला हो जाता है कि लकड़ी की तरह हो जाता है, और जब मोटा होना शुरू करता है तो अनियमित रूप से उसका वजन और मोटाई बढ़ जाता है, जिसके कारण से एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इतना खतरनाक ये बीमारी होती है। तो अगर हम आयोडीन युक्त नमक बच्चों को शुरू से ही दें और हम लोग अपने परिवार में यूज करें तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगा, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगा तो फिर ये जो बीमारी है ये बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है घेघा रोग, जिसमें गले के पास बड़ा सा घेघ लटक जाता है, और इसी घेघा रोग को ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो घेघा रोग से भी ये बचाव करती है, और उसके बाद उपापचयी क्रियाओं में सहायता करती है। अब उपापचयी क्रिया क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आप मेटाबॉलिज्म में जान लीजिए कि ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म, और एक को बोला जाता है केटाबॉलिज्म। ये निर्माणकारी प्रक्रिया है, निर्माणकारी आपको प्रोसेसेस है। एनाबॉलिज्म एक प्रोसेसेस है जो हमारे बॉडी में 24 आवर्स होते रहती है। और उसके बाद एक विनाशकारी प्रक्रिया है, इसको केटाबॉलिज्म कहते हैं। ये भी हमारे बॉडी में 24 आवर्स होते रहता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अपना वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी का सेल वगैरह टूटता है, तो सेल टूटता है तो वो क्या हो गया, विनाशकारी प्रक्रियाएं हो गया।
और उसके बाद क्या होता है कि एनाबोलिज्म में निर्माणकारी प्रक्रिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर सेल को हम लोग रात में जब सोते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, प्रोटीन वगैरह लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा ये वगैरह लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे सेल को फिर रिपेयर करता है, उसको उसकी मरम्मत करता है। तो ये जितनी भी शरीर की निर्माणकारी और विनाशकारी जो प्रक्रियाएं हैं उन्हीं को सम्मिलित रूप से आपको मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहा जाता है। इसको बोलते हैं उपचय, इसको बोलते हैं उपचय, और केटाबॉलिज्म को बोलते हैं अपचय। तो ये उपचय और अपचय को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। तो ये जो उपापचय क्रियाएं हैं इसमें सहायता करती है ये। उसके बाद तथा बच्चों के मानसिक विकास, बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसमें आयोडीन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद क्या करता है कि तंत्रिका कोशिका, जो न्यूरॉन्स वगैरह हमारे शरीर में होते हैं, तो उसके निर्माण में ये मदद करता है। अब आप समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है आयोडीन, और इसी कारण से इन सभी कारणों से ही हमें आयोडीन युक्त नमक के सेवन करने की सलाह दी जाती है। फिर से देख लीजिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, घेघा रोग से बचाव करती है, उपापचय क्रियाओं में सहायता करती है तथा बच्चों के मानसिक विकास और तंत्रिका कोशिका के निर्माण में मदद करती है। तो इतना सारे वर्क में हमें सहायता करती है। तो इस वजह से आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने का सलाह हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा ये सलाह दिया जाता है, चिकित्सक के द्वारा परामर्श दिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का कॉन्सेप्ट भी आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये वाला अभी भी होगा, अवेलेबल होगा, इस पर जो भी है इसको हम हटा नहीं रहे हैं, पहले जैसे हटा देते थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए, मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ HCl एसिड सेक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टोमक। अब हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो आमाशय है, या उसी को हम पेट भी कह सकते हैं, उदर। उदर माने क्या होता है? पेट। तो उसमें उस उदर में क्या होता है, हमारे स्टोमक में क्या होता है कि एक अम्ल जो है उसमें से उसका स्राव होता है, अम्ल उसमें निकलता है। उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो इसकी HCl जो है ये हमारे बॉडी में किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से हमें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, हमें मदद पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, मूल रूप से इसके बारे में हमें जानना है। तो मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धतियों का वर्णन करें। तो इस तरह से आपको 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये 30 नंबर, फिर स्क्रीन को हम लोग छोटा कर लेते हैं। 30 नंबर देखिए आप, ये उदर, मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाली HCl की कार्य पद्धतियाँ निम्नलिखित है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इधर मनुष्य के उदर में, उदर मतलब पेट, आमाशय, उदर में स्रावित होने वाले HCl, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कार्य पद्धतियाँ, मतलब कार्य करने का तरीका, कार्य पद्धतियाँ निम्नलिखित है। कार्य पद्धतियाँ
निम्नलिखित है। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि आखिर HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, वह किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है। तो ये एक अम्लीय वातावरण का निर्माण करता है। पहला कार्य जिसका हम फर्स्ट पॉइंट दे करके लिख सकते हैं, अम्लीय वातावरण का निर्माण करता है। ये पहला इसका कार्य है। अब ये अम्लीय वातावरण का निर्माण कर, इस तरह का वातावरण बनाने से हमें क्या फायदा होता है, क्या ज़रूरत है इस तरह के वातावरण को बनाने की। तो अम्लीय वातावरण बनाने से HCl अमाशय में भोजन के पाचन के लिए HCl क्या करता है, HCl, इसी का हम पॉइंट चूँकि कलर चेंज कर दिए हैं, तो HCl अमाशय में भोजन का पाचन, अमाशय में ही भोजन का पाचन होता है। तो अमाशय में भोजन का पाचन करने के लिए क्या करता है, आपको एक आवश्यक अम्लीय वातावरण, एक आवश्यक अम्लीय वातावरण। अब आवश्यक अम्लीय वातावरण में क्या आएगा, वो ऐसा वातावरण बनाता है जिसका pH मान जो है 1.5 से 3.5 होता है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दे सकते हैं, pH मान 1.5 से 3.5, इस तरह का, यानी पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी जो मात्रा है, जो हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल है, ये HCl एक वातावरण हमारे अमाशय में बना रहा है। क्यों बना रहा है, कैसा वातावरण बना रहा है, एक अम्लीय वातावरण बना रहा है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर बना रहा है हमारे पेट में, अमाशय में। और ये जो अम्लीय वातावरण बना रहा है उसका pH मान जो है 1.5 से लेकर के 3.5 है। क्योंकि इतना pH मान का अगर अम्लीय वातावरण है तो उसमें भोजन के जो भी अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा या विटामिन है, खनिज लवण है, तो इन सब का आपको डाइजेशन, उसको यानी उसके सरल अवयवों में आसानी से तोड़ने में ये मदद करता है। तो इस तरह से ये आपको ये क्या वातावरण बनाता है, ये बनाता है। ये एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में इसमें दे देते हैं कि और क्या करता है ये पेट का जो HCl है। तो दूसरा काम करता है कि प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन पाचन में सहायक होता है ये HCl। इसको हम डिटेल्स कर लेते हैं कि ये प्रोटीन पाचन में किस प्रकार सहायक होता है। तो हम इसमें कहेंगे कि यह अम्ल प्रोटीन के जटिल अणुओं को क्या करता है, सरल बनाता है। HCl प्रोटीन के जटिल अणुओं को सरल बनाता है, सिंपलीफाई करता है उसको। चूँकि हम लोग जो खाना खाते हैं तो उस खाना में भोजन के सभी अवयव लगभग शामिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, प्रोटीन भी रहते हैं और वसा भी रहते हैं। तो जिस रूप में हम प्रोटीन को ले रहे हैं उसी रूप में बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अवशोषित नहीं कर सकता है। तो ये जो HCl है ये क्या करता है कि प्रोटीन के जो जटिल अणु है, यानी खाने के रूप में डायरेक्ट जो हम लोग जिसको ले रहे हैं वही जटिल अणु है, उसको सरल अणुओं में उसका सरल अणु बनाता है, मतलब कि उसको तोड़ता है। और तोड़ता है जिससे क्या होता है, पेप्सिन जल्दी और
प्रभावी रूप से काम कर सके, जिससे पेप्सिन जल्दी और प्रभावी रूप से काम कर सके। अब ये पेप्सिन जो है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। तो ये पेप्सिन जो एंजाइम है उसका ये अगर जटिल अणु पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब HCl प्रोटीन के जटिल अणु को सिंपल बना देता है, सरल बना देता है, तो फिर ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो बड़ी आसानी से क्या करता है कि इसको प्रभावी रूप से जल्दी और प्रभावी रूप से ये काम करने लगता है पेप्सिन, जिससे प्रोटीन पूरी तरह से पच जाता है। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम का इसको सक्रिय भी करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है एक तरह से, ये भी इसका काम है। और एक वर्क इसका और हम लोग लिख लेते हैं कि रोगाणुओं का नाश करता है, रोगाणुओं का नाश करता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला थर्ड पॉइंट। रोगाणुओं का नाश करता है, ये इस पॉइंट को डील कर लेते हैं, उसके बाद तब यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि लंबा लेक्चर आप लोगों के लिए बनाना भी नहीं है, छोटा छोटा करके आप देखेंगे। क्योंकि साइंस है तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, टाइम लगता है, साइंस मैथ में थोड़ा टाइम लगता है। और बाकी जो आपका सोशल साइंस होगा या हिंदी इंग्लिश होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम तो है ही। तो रोगाणुओं का नाश भी करता है HCl। कैसे करता है? HCl भोजन के साथ प्रवेश करने वाले, इसमें लिख लेंगे हम कि HCl भोजन के साथ प्रवेश करने वाले, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया भी प्रवेश कर जाता है और जीवाणु भी प्रवेश कर जाता है। बैक्टीरिया और जीवाणु तो सेम ही चीज़ होता है, हानिकारक बैक्टीरिया। तो HCl भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तथा हमें उनसे होने वाले रोगों से बचाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले अम्ल की कार्य पद्धति का हमें वर्णन करना था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ से आ जाता है, ये कीड़ा इस सब को आपको डिस्टर्ब कर देता है। देखिए यहाँ मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कार्य पद्धतियाँ निम्नलिखित है। पहला है अम्लीय वातावरण का निर्माण। इसमें हमने क्या देखा कि HCl क्या करता है कि अमाशय में HCl अमाशय में भोजन का पाचन करने के लिए क्या करता है? अमाशय में ही भोजन का पाचन होता है। तो पाचन करने के लिए एक आवश्यक है अम्लीय वातावरण, जिस वातावरण का pH मान 1.5 से 3.5 तक होता है, बनाता है। ये HCl ऐसा वातावरण बनाता है जिसका 1.5 से
3.5 उसका pH मान होता है, यानी उस pH मान में द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की शक्ति होती है उस वातावरण में वह 1.5 to 3.5 होता है। और वो जो वातावरण होता है वह भोजन के पाचन के लिए बहुत ही द बेस्ट होता है। उसके बाद प्रोटीन के पाचन में भी यह सहायक होता है HCl। HCl प्रोटीन के जटिल अणुओं को सरल अणु बनाता है उससे तोड़ करके, क्योंकि हम लोग जो भोजन के रूप में प्रोटीन को लेते हैं तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड मोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन के जटिल अणु है। तो उसको क्या करता है HCl, उसको तोड़ करके उसको सिंप्लीफाई कर देता है, उसको सरल बनाता है। और जब इसको सरल बना देता है तो जो पेप्सिन है, जो प्रोटीन के पचाने वाले जो एंजाइम है, वह जल्दी और प्रभावी रूप से काम कर सके। इसके लिए ये क्या करता है कि जटिल अणुओं को तोड़ करके उसको सरल बना देता है, और उसके बाद आसानी से पेप्सिन जो है डाइजेस्ट कर देता है ये एंजाइम जो है प्रोटीन को। उसके बाद अंतिम, अगर एक हमने चूँकि 2 नंबर का है तो इससे ज़्यादा हम लोग लिखेंगे भी नहीं, और इतना से भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। रोगाणुओं का नाश करने में ये मदद करता है HCl। HCl भोजन के साथ प्रवेश करने वाले, हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर हमारे पेट में चला जाता है, तो उसको नष्ट कर देता है तथा क्या करता है, हमें उनसे होने वाले रोगों से हमें बचाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आज बहुत ही द बेस्ट ढंग से हमने कोशिश किया, चूँकि ये पूरी तरह से इसको आप रिसर्च PDF आप मान सकते हैं, चूँकि आप चाहे आप गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिए या अलग किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ लीजिए या फिर NCERT से पढ़ लीजिए या कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिए इस आंसर को। ये आंसर पूरी तरह से आप समझिए कि हमने अनुसंधान करके अपने ढंग से इसको बनाया है, और ये आपके लिए बहुत ही कॉन्सेप्ट से आपको फुल है, और इसलिए इसको आप अपने नोट्स के रूप में निश्चित रूप से बनाएंगे, और हमारा सलाह होगा कि बहुत ज़्यादा भटकेंगे नहीं इधर उधर। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही 3 क्वेश्चन पर ही समाप्त करते हैं। फिर अगले बार में हम और भी 5 क्वेश्चन जो इसका बचता है उसको हम लोग पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर लॉन्ग करके फिर हम लोग बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। और जब ये 1 साल का साइंस समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट इसमें उठाएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं।